नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 473वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट क्लियर करेंगे। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर कविता चांडक और इनका आज का विषय है जीर्ण रोगों के लिए तीव्र उपचार। बट पहले मैं मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। डॉक्टर कविता एक भावुक युवा होम्योपैथ है जिन्होंने किडनी विकारों के इलाज और म्यूकोसिस के मामले में सफलता के लिए 4 गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। वह एक लेखिका, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक, वक्ता और होम्योपैथी की प्रवर्तक है जो 1999 से अभ्यास कर रही है। वह ऑटिज्म, मनोरोग और व्यवहार संबंधी विकारों, बुद्धि की बीमारियों और कैंसर में विशेषज्ञ हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड, रूस, ग्रीस, अमेरिका, रोमानिया, LHMI 2023 और HMAI दिल्ली भारत सम्मेलनों में भी बात की है। उन्होंने 8 पुस्तकें भी लिखी है। स्वास्थ्य, रोग पे आसान और व्यस्त अभ्यास के लिए होम्योपैथिक गाइड, होम्योपैथी से महिला का उपचार, होम्योपैथिक मजेदार है, समर्पित करें और सीखें, होम्योपैथिक तर्क और जादू है, OCD, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस और अवसाद, मानसिक रोग पर भी विभिन्न होम्योपैथिक दृष्टिकोण से सिजोफ्रेनिया के रहस्य को भी उन्होंने उजागर किया है। स्पेनिक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, होम्योपैथी के माध्यम से महिलाओं को समझना। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 300 लेख लिखे हैं। इन्होंने ऑनलाइन भी पाठ्यक्रम भी बहुत सारे इन्होंने करवाए हैं जिसपे उन्होंने नैदानिक अभ्यास में होम्योपैथी के माध्यम से एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण किया है। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी नवाजे गए हैं। उनके सामाजिक चिकित्सा योगदान के लिए उन्हें homeopathy.com द्वारा हाल ही में एक्सेलेंस इन होम्योपैथी 2022 सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और आज का मैम का विषय है जीर्ण रोगों के लिए तीव्र उपचार। सो मैम, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Deepmala ji. Thank you so much. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Thank you so much. So let me share my screen first. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर आयोजन में मुझे बुलाने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ हिंदी में बोलना है। हम लोग प्रेजेंटेशन तो बना लेते हैं और रात दिन काम करते हैं। मेरा ज्यादा काम इंडिया के बाहर ही है, यूरोप में क्लिनिक से मेरे, तो इंग्लिश का ही बहुत सारा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात कहूँ दीपमाला जी, मैं इंग्लिश या हिंदी जो भी बोलती हूँ ना, हिंदी गूगल ट्रांसलेट करके नहीं बोलती, वरना पैशनेट होम्योपैथ का भावुक होम्योपैथ बन जाता है ट्रांसलेशन। एक्चुअली वो महत्वाकांक्षी होम्योपैथ होना चाहिए। तो थोड़ा सा गूगल के साथ में जब हम जाते हैं हिंदी में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट आपने बाकी का बहुत सुंदर पढ़ा है। इनफैक्ट आपने तो मेरे बुक्स के नाम भी हिंदी में कर दिए, तो मुझे अब थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है कि इतना सारा हिंदी में कैसे बोलूंगी। पर कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड मेडिकल साइंस के ऐसे हैं जो हम हिंदी में नहीं जानते हैं। कई सालों से उसका टच ही नहीं है। बट कोशिश पूरा करूंगी कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रैपिड हीलिंग इन चैलेंजिंग केसेस, होम्योपैथिक परसेप्टिव। इसका मतलब ये नहीं है कि जीर्ण रोगों के लिए तीव्र उपचार, जीर्ण लोगों के लिए क्विक उपचार, मतलब फास्ट उपचार, जल्द उपचार। हम कितना जल्दी पुरानी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे भी मैं दुनिया भर में काम करती हूँ, आमतौर पे डॉक्टर्स मुझे पूछते हैं कि क्रॉनिक केस है, उसको तो ठीक होने के लिए महीनों लगेंगे। और दूसरा, लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर होम्योपैथी ले रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। क्यों लगेगा ये उनको समझता नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। उनको ये नहीं मालूम है कि हम मियाजम्स क्लियर करते हैं, हम एक एक लेयर खोलते हैं डिजीज का, बीमारी को जड़ से निकालते हैं ना। उनको सिर्फ इतना पता है होम्योपैथी टाइम लगेगा, और वो माइंड सेट करके आ जाते हैं कि टाइम लगने वाला। और ये माइंड सेट सिर्फ पेशेंट में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली
हमारे डॉक्टर्स में भी है। तो आज जो मैं केसेस दिखाने वाली हूँ वो उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आज सबसे पहला केस जो मेरा है वो है 50 इयर्स की एक महिला का, सॉरी 67 इयर्स की महिला का, जो 50 इयर्स से एलर्जी में थी और होम्योपैथी ने वो एलर्जी सिर्फ 3 महीने में ठीक करी। ऐसा नहीं कि मुझसे पहले वो किसी होम्योपैथ को नहीं मिली या मुझसे पहले उन्होंने कोई और दवाइयां नहीं ली, लेकिन जो उनका कंसेप्ट था कि होम्योपैथी में इतना पुराना एलर्जी तो ठीक होने के लिए पता नहीं कितने साल लगेंगे, इतने साल से तो मैं किसी ढंग के डॉक्टर को मिली ही नहीं हूँ, पता नहीं आपका साइंस कितनी मेरी मदद करेगा। लेकिन होम्योपैथी ने जो उनके लिए किया ना, उससे उनकी जिंदगी बदल गई। दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे आज, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ मैंडिबुलर टेम्पोरल जॉइंट। ये जो जॉइंट होता ना, इसमें कंटिन्यूअस कई साल से इन्फ्लामेशन का पेशेंट मेरे पास आया। तकलीफ इतनी थी, और ये जो रेफर्ड पेन था ये सिर में भी जा रहा था, एसिडिटी भी बहुत थी उनको, ब्रोंकाइटिस का भी ट्रबल था, और प्रॉब्लम ये थी कि वो पेशेंट ना हंस पाता था ना खा पाता था, क्योंकि मुंह ही नहीं खुल रहा। आप सोचो अगर ये जॉइंट में पेन है, आपका मुंह खुलेगा ही नहीं, आप कैसे करोगे? और वो पेशेंट जिसको सर्जरी एडवाइस की गई, स्टेरॉइड दिए गए, इंजेक्शन दिए गए स्टेरॉइड के, वो पेशेंट होम्योपैथी में केवल 2 महीने में ठीक हो गया। हमने पेशेंट को छुआ भी नहीं। आप जानते हैं हम हर पेशेंट को छूते नहीं है, जहां जरूरत है वहां पे नब्ज देखते हैं, बाकी वक्त तो हम लोग टंग देखकर ही काम चलाते हैं पेशेंट का। तो वो पेशेंट को तो मैंने कभी छुआ भी नहीं, फिर भी वो 2 महीने में ठीक हो गया। तीसरा केस हम जो देखेंगे वो है अ क्रॉनिक केस ऑफ इम्बैलेंस्ड वॉक, इनआर्टिकुलेट स्पीच। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास में आई, जिसको न वॉकिंग करते आता था, बार बार गिर रही थी, खुद का बैलेंस नहीं संभालते आता था, बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम आ गई थी। स्पीच इनआर्टिकुलेट था, बोलते नहीं आता था, जो बोल रही थी वो समझ नहीं रहा था, और माइलस्टोन भी सारे डिले थे। दांत लेट आए, चलना बोलना सभी कुछ लेट सीखे, और एंडोक्राइनल क्राइसिस भी था क्योंकि न्यूरोलॉजिकल केस था। होम्योपैथी से केवल 4 महीने में वो बच्ची का स्पीच भी वापस आ गया, और अपना बैलेंस संभाल के वो चलने भी लगी। आप देखेंगे उसकी वीडियोस में बताऊंगी। और इसी के साथ मैं ये भी चर्चा करूंगी कि मैंने जो भी दवाइयां दी है वो क्यों दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑर्गेनन का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथ्स मुझे पूछते हैं कि मैडम जब अपने पास रेपर्टरी है, मटरेमेडिका है, क्या जरूरत है ऑर्गेनन पढ़ने की? है ना, आप केस रेपर्टराइज कर लो, सिम्टम ले लो, मटरेमेडिका से ड्रग को पढ़ लो और पेशेंट को दे दो। अगर होम्योपैथी इतना इजी होता तो आपको और हमको इतना स्ट्रगल और इतनी मेहनत करके यहाँ तक के नहीं आना पड़ता। होम्योपैथी बहुत डिफिकल्ट है। एक बार इजी तब होता है जब आपको होम्योपैथी का ज्ञान आ जाता है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक के बहुत डिफिकल्ट है। और मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताऊं, जीवन में किसी भी होम्योपैथ को अपने लाइफ के अंतिम दिन तक भी होम्योपैथी का पूरा ज्ञान नहीं होता। इतना वास्ट साइंस है, इतना डीप साइंस है। तो इसके बारे में समझने के लिए इसकी फिलोसॉफी को, ऑर्गेनन को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आज। सबसे पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकता है अपना माइक्रोफोन खोल के। व्हाट इज होम्योपैथी? आपके हिसाब से होम्योपैथी का सही सही व्याख्या क्या होनी चाहिए? To treat the जैसे patient, जी। to treat the patient, gentle care, rapid, जो हम्म। हमारा फॉरेन मूवी है। हम्म। और देखिए, बुकिश लैंग्वेज तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि दिस इज द साइंस व्हिच ट्रीटेड द सिमिलर सफरिंग विद द सिमिलर रेमेडी, राइट? लेकिन होम्योपैथी का सही अगर डेफिनेशन आपको जानना है तो वो ये है कि ये वो साइंस है जहाँ पे हम हर व्यक्ति को उस तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके का ट्रीटमेंट हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप किसी से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती है तो बदले में हमको भी तो उसको रिस्पेक्ट देते आना चाहिए ना। बस यही होम्योपैथी साइंस है। हम हर व्यक्ति को उसके लिए जो स्पेसिफिक रेमेडी बनाए वो देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ इंडिविजुअलाइज एज वेल कस्टमाइज्ड। अब ये क्या है? हमारी जो बॉडी है, हम केवल हार्ड मास से नहीं बने हैं। हार्ड मास, बोन्स, ब्लड, इसका कॉम्बिनेशन व्यक्ति है क्या? नहीं है। हमारे अंदर एक रोग प्रतिकारक शक्ति है जिसे हानेमन ने वाइटल फोर्स का नाम दिया है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं।
उसी को हम सोल कहते हैं, उसी को हम अपनी भावनाएं कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं। तो हम जो है वो माइंड, बॉडी और सोल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। ये सारी चीजें जब एक अच्छे साइकिल में चलती है, एक अच्छे रेशो में चलती है, तब हम अपने आप को हेल्दी कहते हैं। जब इसमें से कुछ भी थोड़ा सा भी खराब होता है, वहां से बीमारियों का हमारे शरीर में आना शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का कोई एक पार्ट कभी खराब नहीं होता, बॉडी पूरी, हम पूरे बीमार पड़ते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी खराब होती है। तो ट्रीटमेंट हम होम्योपैथी में किस चीज का करते हैं? हम एलोपैथी की तरह एक एक पार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम व्यक्ति का, संपूर्ण व्यक्ति करके, एक व्यक्ति, पर्सन एज अ होल करके ट्रीटमेंट करते हैं। बिकॉज वी फील दैट वी डू नॉट ट्रीट डिजीजेस, वी ट्रीट द पर्सन इन द डिजीज। सो होम्योपैथी में हम जो ट्रीट कर रहे हैं वो इम्यूनिटी को ट्रीट कर रहे हैं। आगे की सारी केसेस में आपको वही देखने के लिए मिलेगा। अभी अब प्रश्न ये आता है कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जब अच्छी चल रही है तो अचानक से खराब कैसे होती है? उसके लिए भी कोई वजह होगी ना। इसीलिए हमको पैथोलॉजी समझने से पहले बहुत जरूरी है कि फिजियोलॉजी के बारे में पता हो। भगवान ने जो सबसे खूबसूरत चीज बनाई है ना, वो है हम, आप और मैं, ह्यूमन बीइंग। Every person is blessed with supernatural mind, which individualizes us from each other. Mind has lot of feelings. हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं, रिएक्शंस है, रिस्पॉन्सेस है। हम हर चीज को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप इस समय आपकी चेयर के नीचे से चला जाए तो शायद मैं कूद जाऊं चेयर पर से, शायद किसी और को हार्ट अटैक आ जाए। तो अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति रिएक्ट करता है। And there is a great balance between mind of an individual and when any emotional deviation occur in the mind, this balance between mind and nature gets imbalance, which disturbs harmony. और ये जो डेविएशन है नॉर्मेलिटी से एबनॉर्मेलिटी की तरफ में, वो फीलिंग्स को डिस्टर्ब करता है, फीलिंग्स आपकी साइकेट्री को डिस्टर्ब करते हैं, साइकेट्री आपके बॉडी में बीमारी को एंटर होने की परमिशन देती है, और इस तरीके से हम डिजीज के अंदर में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है केवल रिमूवल ऑफ पैथोलॉजी, यानी रिपोर्ट में आपने देख लिया हाँ किडनी स्टोन चला गया, मतलब व्यक्ति ठीक हो गया क्या? डेंगू का वायरस निकल गया, कोविड का वायरस निकल गया, मतलब व्यक्ति ठीक हो गया क्या? नहीं, व्यक्ति तब तक ठीक नहीं होता जब तक कि वो अपनी प्रीवियस हेल्दी स्टेट को वापस से अटेन नहीं करता। तो रिकवरी में और क्योर में बहुत फर्क है, और होम्योपैथ जो करता है वो क्योर करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस आर कॉट इन द डिल्यूजन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। हम केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिनको हम देख सकते, छू सकते, फील कर सकते, स्मेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्टेंस में जो दिखाई नहीं देती। अगर आपको सच में होम्योपैथी समझना है तो इस फिजिकल वर्ल्ड से हमें अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, या हमारे मशीनें जो देखती हैं, सुनती है, क्लोन भी कई बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां हमको डील। इसको फरवरी 23 बहुत पहले से परेशान है। फरवरी 23 प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद करेंगे। से पुरानी बात छोड़ दी, तो समय चर्चा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कपल आपके पास आता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, जिसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं हो रही, मगर मशीन तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल बता रही है, तो यहाँ पे किस पैथी का काम है? होम्योपैथी का काम है। क्योंकि जो न देखे रवि वो देखे कवि। जहां तक के मशीनों का पिक्चराइजेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं पहुंच सकते, उसके बियॉन्ड भी होम्योपैथी जाके काम करती है। क्योंकि हम इम्यूनिटी पे काम करते हैं, हम व्यक्ति की यूट्रस, ओवरी या उसके जेनेटल ऑर्गन पर कार्य नहीं करते हैं। अब समझिए कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, डिजीजेस जो है वो केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सारे माइक्रोब से नहीं होते। जैसे कि एलोपैथी का मेन बिलीफ है कि बॉडी में वायरस गया आपको बीमारी होगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका इम्प्रिंट आपकी इम्यूनिटी पे आ जाता है, और उसकी वजह से भी आप बीमार पड़ते हैं। डिजीजेस हमारे बॉडी में तीन तरीके से आते हैं। एक तो हेरिडिटरी ट्रांसफर, जिसे मैं कहूंगी जेनेटिक, जैसे विरासत में आपको बीमारी मिल गई, डायरेक्ट डैमेज टू पर्सन हो सकता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी में मदर का कोई इमोशनल ट्रॉमा होता है तो आपको बच्चा ऑटिज्म में मिलता है या एडीएचडी में मिलता है। मैंने अभी रिसेंटली अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जॉइंट अमेरिकन होम्योपैथी कांग्रेस में आई वाज इनवाइटेड स्पीकर, वहां पे मैंने लेक्चर लिया था, व्हाई डू वी गेट अनहेल्दी चिल्ड्रन फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स। तो उसकी जो सारी वजह है
उसका डिसऑर्डर कहीं ना कहीं हेरिडिटरी ट्रांसफर से आता है। दूसरा है बीमारी शरीर में आने की वजह सब्सटेंस ट्रांसफर, जैसे टॉक्सिन जो है वो कई बार अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से बच्चे को मिलते हैं। कई बार उसमें हेवी मेटल जो मदर की बॉडी में रहता है वो बच्चे में ट्रांसफर होता है। कई बार मदर जो दवाइयां लेती है या अल्कोहल लेती है, टोबैको लेती है, उसके टॉक्सिन या उसके फूड के थ्रू कुछ टॉक्सिन बच्चे की बॉडी में आते हैं। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो टॉक्सिन उसके फूड के थ्रू भी उसके बॉडी में एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू या बॉटल फीडिंग के थ्रू हो सकता है, या कुछ मेडिसिन बच्चों को दी जाती है, कई बार वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे नया बच्चा आता है तो कई पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंथु होते हैं, घर को पेंट कर लेते हैं बच्चे की स्वागत के लिए। तो जो न्यूली पेंटेड वॉल्स होती है उसमें लीड होता है, और लीड की जो लीड हेवी मेटल है, जब बच्चा सांस लेता है तो वो उसके सांस के साथ में उसकी बॉडी में जाने लगता है, और ये भी टॉक्सिन का काम करता है। ऑटिज्म और एडीएचडी को प्रेसिपिटेट करने में लीड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार बच्चे की डेलिकेट स्किन के थ्रू, जैसे शैम्पू के थ्रू या सोप के थ्रू भी पैराबेन या इथिल ग्लाइकोल टॉक्सिन के रूप में बॉडी में जा सकते हैं। कई बार किसी मेडिकेशन या एनेस्थेशिया की वजह से भी जाते हैं। एक वजह और है बीमारी बॉडी में ट्रांसफर होने की, वो वजह है डायनामिक ट्रांसफर। डायनामिक ट्रांसफर माने क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियस है कि बच्चे को एक एक जीन दोनों पेरेंट से मिलता है। चाइल्ड रिसीव्स हाफ ऑफ इट्स जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट। These imprints are not only the direct damage to the person, for example by vaccination or a disease, but even emotional trauma like अपने बच्चे का डेथ या डिवोर्स का हिस्ट्री, ये जो चीजें होती ये भी पेरेंट्स के अंदर से बच्चे के अंदर में ट्रांसफर हो जाती है। अब सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में कुछ समय के लिए रहते हैं, टॉक्सिन, और कुछ समय के बाद में वो टॉक्सिन अपना रोल खत्म करके चले जाते हैं। लेकिन ये टॉक्सिन आपकी बॉडी को छोड़कर जाते वक्त इसके जो इम्प्रिंट है, इसकी जो निशानियां है, वो आपके एनर्जी के ऊपर में परमानेंट छोड़ के जाते हैं, और इसे हम कहते हैं एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिजीजेस। एंड जैसा आपकी एनर्जी और वाइटल एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक उसी तरह डिजीजेस भी ट्रांसफर होते हैं। इसे हम एनर्जेटिक ट्रांसफर कहते हैं, और ये हम ज्यादा से ज्यादा एपिजेनेटिक डिसऑर्डर्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटिज्म हो गया या बाकी न्यूरोसाइकेट्रिक जो डिसऑर्डर है वो एपिजेनेटिक ट्रांसफर है। टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके इम्प्रिंट हमारी इम्यूनिटी पे रह जाते हैं, जो शायद कई बार पूरी जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से हम क्रोनिक डिजीजेस के शिकार बनते हैं। अब आपको समझ में आया कि अगर हमको क्रोनिक डिजीज को ठीक करना है तो हमको इन 3 तरीकों से मिले हुई बीमारियों को भी ठीक करना पड़ेगा, और बीमारी के रियल रीजन जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल कॉजेस ऑफ डिजीजेस, दैट इज माइज्म, माइज्म को भी ठीक करना पड़ेगा। अब एक्यूट डिजीज की बात करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट डिजीज इज देयर टेंडेंसी टू हील ऑन देयर ओन। एक्यूट डिजीज को आप ट्रीट नहीं भी करेंगे ना, कई बार देखिए हम वायरल फीवर में दवाई नहीं देते, क्यों? क्योंकि फीवर बाहर निकलना अच्छी बात है होम्योपैथी के हिसाब से, सो वी डू नॉट सप्रेस इट। और आप कोई दवाई दो मत दो, तब भी वायरल फीवर 3 से 5 दिन में जाता है। तो एक्यूट डिजीजेस का एक फिक्स डेस्टिनेशन होता है, जैसे उसकी एक फिक्स शुरुआत होती है। आप दवाई दो मत दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस के साथ ऐसा नहीं होता, सेल्फ हीलिंग उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। द ऑर्गेनिज्म ग्रांट्स देम अनहिंडर्ड एक्सेस एंड कैन नॉट एलिमिनेट देम ऑन इट्स ओन। हमारी बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी में इतनी ताकत ही नहीं बचती है कि हम क्रॉनिक डिजीज को बाहर फेंक सके। और अगर उसको हमने ठीक नहीं किया तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने मेंशन किया है कि क्रॉनिक डिजीज आपके साथ में आपकी डेथ तक के रहता है, लेकिन तब तक कि वो चुप नहीं बैठता है, वो आपकी हेल्थ को डिक्लाइन करने लगता है। ये हैनेमन ने मेंशन किया था 1816 में। जब उनको ऐसा लगा कि क्रोनिक डिजीज का, जब वो स्टडी कर रहे थे तो उनको एक चीज समझ में आई कि भाई मैं हर पेशेंट को दवाई देता हूँ, पेशेंट मेरा ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल हेल्थ है वो डे बाय डे डिटोरेट हो रही है। बीमारी के लक्षण टाइम पूरते गायब हो रहे, मगर हेल्थ और खराब हो रही है। तो जब मैं एक पेशेंट को दवाई देता हूँ, देयर बिगिनिंग वॉज प्रोमिसिंग, जो मैं मेडिसिन देता हूँ उसके रिजल्ट जो आते हैं ये डिसऑर्डर के, देयर बिगिनिंग वॉज प्रोमिसिंग, द कंटिन्यूएशन लेस फेवरेबल एंड द आउटकम इज होपलेस। तो मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ
या मैं ऐसी कौन सी चीज को टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ जो जीर्ण रोगों को मेरे शरीर से बाहर फेंक पा रही है। उसके लिए हानेमन ने 12 साल तक की कठिन तपश्चर्या की, बहुत सारी पढ़ाई की और फाइनली 1828 में क्रॉनिक डिजीजेस में उन्होंने इस कंसेप्ट को, क्रॉनिक डिजीज के कंसेप्ट को लॉन्च किया। वहां से हमें समझ में आया कि हमें क्रॉनिक डिजीजेस को कैसे ट्रीट करना है। इसके लिए भी ऑर्गेनन की पढ़ाई होना और ऑर्गेनन का डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मिलते हैं हमारे इस पेशेंट से जिसकी 50 साल पुरानी एलर्जी होम्योपैथी ने केवल 3 महीने में ठीक की। एक 73 इयर्स की लेडी मुझे मिलने के लिए आई। उसका क्रॉनिक हेडेक था, एलर्जिक टेंडेंसी था और कम से कम 40 से 50 ऐसी चीजें थी जो उस आंटी ने बेचारी ने सालों से खाई नहीं थी। शी हैड नॉट कंज्यूम ग्रीन वेजिटेबल, घी, मावा, खट्टी चीजें, फ्रूट्स जैसे अंगूर, एप्पल, पाइनएप्पल, दही, छाछ, टोमेटो, इलायची, मिठाइयाँ और कई और चीजें ऐसी थी जो उसने कभी खाई नहीं थी 50 साल से। और फूड्स अगर वो कुछ खाती थी जो बॉडी के लिए डिसएग्रीएबल है, उसको सडन हेडेक शुरू होता था और पूरे फेस पे स्वेलिंग आ जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके लिए उसने कई ट्रीटमेंट भी लिए थे और उनके सगे मामा जी जो थे वो हमारे शहर के बहुत ही जाने माने बड़े आयुर्वेदा के वैद्य थे, तो उन्होंने भी उनको ट्रीटमेंट डेफिनेटली दिया होगा। उन्होंने उनसे भी ट्रीटमेंट लिया। इसके लिए वो हर जगह पे गई और आखिर में थक गई और लाइफ को रिस्ट्रिक्शन के साथ में जीना शुरू किया। और होम्योपैथी साइंस तो कहता है कि इट्स योर लाइफ, है ना, आपको पूरे अधिकारों के साथ इसको जीना है, सब कुछ खाते पीते जीना है। सो आई कंसिडर्ड हर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स, मेजर इलनेसेस शी सफर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड एंड उनकी फैमिली हिस्ट्री को भी कलेक्ट किया। उस तरीके से मैंने उनका एक पूरा पोर्ट्रेट बनाया और उस पोर्ट्रेट के हिसाब से उनकी इंडिविजुअलिटी को सूट करने वाली एक एप्रोप्रिएट रेमेडी उनके लिए मैंने सिलेक्ट किया। देखिए ये कुछ रूब्रिक है जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन, डाइट इन एरर्स, डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन, हैमरिंग हेडेक, मिल्क एग्रावेशन एंड डाइट अवर्शन टू इवन ऑर्डिनरी डाइट। और ये सारे रूब्रिक लेते हुए मैंने उनको मेडिसिन डाला। मेडिसिन मैंने पहला डोज डाला इग्निशिया। इग्निशिया सिर्फ इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सिम्टम कवर कर रहा था डाइट अवर्शन टू ऑर्डिनरी डाइट। अवर्शन मतलब पेशेंट को इच्छा नहीं हो रही थी ऑर्डिनरी डाइट लेने की, ऐसा नहीं, बॉडी को अवर्शन डेवलप हो गया था ऑर्डिनरी डाइट से। इसकी वजह से हमको ये सिम्टम यहाँ पे कंसिडर करना पड़ा। जैसे हमारे होम्योपैथी साइंस में हम डिल्यूजन वर्ड यूज करते हैं सेंसेशन के लिए, राइट। डिल्यूजन फीलिंग बिट्रेड, मतलब मुझे सेंसेशन हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, राइट। मेरा ये फीलिंग है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन आपको वो सेंसेशन या फीलिंग के अंतर्गत नहीं मिलता, तो आपको डिलीजन वर्ड कंसिडर करना पड़ता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे एग्रावेशन नहीं मिला करके हमको अवर्शन वर्ड कंसिडर करना पड़ा। मैंने उन्हें इग्निशिया वलियम दिया। 15 दिन के बाद में फॉलोअप में उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाना शुरू किया, लेकिन अभी भी मुझे हेडेक और स्वेलिंग तो आ ही रहा है, हालांकि इंटेंसिटी पहले से मामूली कम है। मैंने उनको फिर काउंसिल किया कि आंटी आप खाते रहिए और देखिए दवाई आपको जरूर रिजल्ट देगा। कई बार पेशेंट को समझाना और अपने साथ बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और मैंने अपना फेवरेट रेमेडी उन्हें दिया, प्लासिबो। 1 महीने के बाद में उनकी बहू ने आके मुझे बताया कि मम्मी जी खा तो सब रहे हैं, लेकिन तब जब उन्हें पता नहीं होता है कि खाने में क्या है, क्योंकि मैंने उनकी बहू को सजेस्ट किया था कि आप रोज तेल बदलिए, खाने में घी भी डालिए और कभी कभी इलायची डाल दीजिए, कभी पालक के 5-7-10 पत्ते डाल दीजिए, जो उनको पता नहीं हो, क्योंकि पता जब चलता है तब प्रॉब्लम होती है। और उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा सा छाछ पीना भी शुरू किया, बटर मिल्क, और उनको अगर पता नहीं रहता तो हेडेक नहीं होता। ये उनकी बहू का स्टेटमेंट था। कई बार साइकोलॉजिकल भी तकलीफें हो जाती है, डर बैठ जाते हैं, तो मैंने उनको इग्निशिया टेनियम का एक डोज दिया। फॉलो अप आफ्टर 3 मंथ वो आंटी ने आके मुझसे पूछा, डॉक्टर क्या मैं एक बार आपको छू सकती हूँ? उसने कहा कि आई वॉन्ट टू फील हाउ गॉड कुड बी, भगवान कैसा होगा ये मैं फील करना चाहती हूँ। एंड यू आर अ गॉडली पर्सन फॉर मी, यू चेंज माई लाइफ। I never thought that I could taste anything until death, but you gave me an awesome life. Thanks to you and your wonderful son. Why did I not approach a homeopath earlier? Basically वो गई थी किसी होम्योपैथ के पास, लेकिन 1-2 महीने में उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रही थी। हमारी इस आंटी से मिलिए और इनका स्टेटमेंट सुनिए इनकी बहू के साथ में।
पहले सिर्फ दाल रोटी खाते थे ये, लेकिन अभी सब चीजें खाना शुरू कर दिए हैं, सब चीज, खट्टा, दही, छाछ। कितने साल तक के सिर्फ दाल रोटी खाई? 40 साल हो गए हैं दाल रोटी खाते हैं। और क्यों नहीं खा रहे थे अपन बाकी चीजें? सिर दर्द होता था मुझे बहुत ज्यादा, एकदम हथौड़े चलते थे 3 दिन। डॉक्टरों की दवा से भी फर्क नहीं, से उबलता पानी से सेकते रहना पड़ता था। अच्छा। वो 3-4 दिन के बाद वैद्य मामा की दवा ले लेती, लेकिन अभी मैं सब चीज खा रही हूँ। घी बिल्कुल नहीं छू सकती थी मैं, प्रसाद इतना सा चिमटी भी नहीं ले सकती थी, पेड़ा वेड़ा, लेकिन अभी मैं सब चीज खा रही हूँ। अच्छा, यानी 50 साल तक के अपन ने क्या क्या चीजें नहीं खाई, उसके नाम बताइए तो मुझे। घी है, अंगूर है, छाछ है, दही, खट्टी चीज मतलब सेब नहीं, कोई चीज नहीं, पाइनएप्पल नहीं, कोई भी फ्रूट। पालक? पालक भी 2 पत्ती बस। 2 पत्ती पालक, यानी पालक की सब्जी भी नहीं खाते थे? कुछ भी नहीं। टमाटर भी डालो तो मतलब तकलीफ होती थी। यानी ग्रीन वेजिटेबल 50 साल से खाया ही नहीं था? सिर्फ पालक की 2 पत्ती। 2 पत्ती, वो तो काउंट ही नहीं होती, वो तो संभर जितनी होगी भाभी। पूरे घर को, मेरे कारण उनको भी कम बेचारा। अच्छा, और इलायची वगैरह? इलायची भी वो तो 30-35 साल से बिल्कुल बंद था मेरा सब। ठीक है। और अभी अपन जैसे आपका ट्रीटमेंट मैंने 14 फरवरी से शुरू किया है और आज 11 अप्रैल है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने भी होने को 2 दिन बाकी है। तो अभी आपको परसेंटेज वाइज 100% में कितना फर्क पड़ा है आंटी? 80% तो पूरा फर्क है। और अब वो डर लगता है कि मैं कुछ खाऊंगी तो मेरे को कुछ हो जाएगा, चक्कर होंगे या सिर दुखेगा? ये डर रहता है, लेकिन मैं खाती हूँ, मुझे कुछ होता नहीं है। होता नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। मुझसे मिलने के पहले होम्योपैथी कभी लिया नहीं था क्या आंटी? लेती थी दीदी मैं। अच्छा। तो बुखार मुझे पहले से बहुत होता था। हाँ। तो एडवर्ड डॉक्टर से ही होम्योपैथी देते थे। पर उसमें भी एलर्जी निकली नहीं, टाइमिंग सिर दर्द दबता रहा, बस। एलर्जी जहाँ की वही रही। तो 50 साल तक के अपन ने कुछ खाया पिया नहीं फिर? हाँ, 35-50 साल हो रहा मेरे को, तो लगता है मैंने कुछ खाया नहीं। आप दूध लेती थी 50 साल में? ये 50 साल में दूध लेती थी मैं। हाँ। और अभी तो दूध भी बंद हो गया था मेरा 6 महीने पहले से, एसिडिटी बहुत बढ़ गई थी तो। ओके, तो अभी वापस शुरू किया होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद? हाँ, सब शुरू। अभी सब खा रहे हैं आप जो घर में बनता है? कच्चा दही, पूरे फ्रूट्स और घी, प्रसाद, पेड़े वेड़े सब खा रही हूँ रोज। अब ज्यादा ही मजा कर रहे हैं। लौकी दही कच्चा कभी खाती नहीं थी, दही भी खाया, सारी चीजें खा रही हूँ मैं, सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आने के बाद में आपका फीलिंग क्या है होम्योपैथी के लिए और मेरे लिए? यही सोचती थी जिंदगी में कभी मैं कोई चीज छू नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल नई जिंदगी मिली। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। होम्योपैथी दवा से तो मैं वापस जिंदा हो गई। थोड़ा क्रेडिट डॉक्टर को भी दे देते। आपसे ही तो हुआ है दीदी, अगर यहाँ नहीं आते तो हमको ये सब चीजें कहाँ से मालूम आप होती? तो मेरे लिए बिल्कुल भगवान हो, बिल्कुल भगवान। मैं सोची नहीं थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी, कुछ खा पाऊंगी दुनिया में। थैंक यू। ऐसे मुझे डॉक्टर मिले, ऐसा थैंक यू सो मच। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने होम्योपैथी में ट्रस्ट किया है। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग होम्योपैथी में तब आते हैं जब वो सब तरफ से थक जाते हैं या एलोपैथी ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर वो शुरू से होम्योपैथी में आए रहते ना, तो इतनी तकलीफ इतने साल तक वो नहीं भोगते। अब हम दूसरी केस की बात करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ मैंडिबुलर जॉइंट, जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था। एक 60 इयर्स के पुरुष भैया मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए अगस्त 2023 में। बहुत ही सीवियर पेन था, मुंह खोलना मुश्किल था, 5 साल से तकलीफ हो रही थी, लेकिन पिछले 11 महीने से बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई। उन्होंने कहा कि मैं चबा भी नहीं सकता हूँ, मुंह खोल नहीं सकता हूँ, खाना मेरा लगभग बंद हो गया है। मैंने कई किस्म की दवाइयाँ ली है, मैंने स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लिए है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि 6 महीने तक के आप केवल लिक्विड डाइट लीजिए, एकदम वैसे जैसे अपन छोटे बच्चों को देते हैं। लेकिन लिक्विड डाइट की वजह से मुझे बहुत वीकनेस डेवलप हो गया है। हेडेक मुझे बार बार होता है, उसके लिए मैं पेन किलर लेता हूँ। अगर मैं भूखा रहता हूँ या नींद पूरी नहीं होती तब भी मुझे हेडेक होता है। 6 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको थायराइडाइटिस भी है और साथ में मुझे उस समय ब्रोंकाइटिस भी था, जिसके लिए उन्होंने मुझे नेबुलाइज भी किया। मुझे एसिडिटी की भी ट्रबल है, लूज मोशन है, कफ है, खांसी बार बार होती है और लैक ऑफ स्लीप तो मेरा हफ्ते में मतलब लगभग बना ही रहता है। और ये जो सारे कार्यक्रम है, एसिडिटी, लूज मोशन, पेट खराब होना, ये हफ्ते में एक बार बना हुआ ही है। और मजे की बात ये थी कि पेशेंट बड़ा ही खाने का शौकीन, कितनी भी तकलीफ हो उसका खाना बंद नहीं हो रहा था। और जनरली उनका कहना था कि छोटी भी आवाज, थोड़ी सी भी आवाज होती है ना, तो मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है डॉक्टर। और मेरा गला भी बहुत जल्दी खराब होता है, स्पेशली तब जब मैं केला खाता हूँ।
और बैडमिंटन खेलने की वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। And he said, by nature, I am a cool person, having lot of patience. I am always optimistic, but due to this pain, I am scared now. I feel जैसे मैं अभी मरने वाला हूँ। इतना वो दर्द एक्सट्रीम हो गया है डॉक्टर। पेन इतना बर्दाश्त के बाहर है। और मुझे बताइए कि मैं कब तक की ऐसे लिक्विड डाइट पे जीऊंगा। ही सेड कि मैं बहुत ही हैप्पी कंटेंटेड पर्सन हूँ। मेरे पास लाइफ में सब कुछ है, मैं बहुत समाधानी हूँ। मेरा बिजनेस सेटल है, मेरे को फैमिली में कोई ट्रबल नहीं, मेरी वाइफ मेरी बेटी सब कुछ अच्छे है। आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। और मैं मेरी वाइफ को कहता हूँ कि जैसे मैं एक बार इस दर्द से ठीक हो जाऊंगा ना, फिर से मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब खुशकिस्मत इंसान बन जाऊंगा। देखिए इस लाइन को ध्यान से सुनिए क्योंकि आपका मेडिसिन इसी लाइन में। पर्सनल हिस्ट्री में कुछ 11-12 साल पहले टाइफाइड और जॉन्डिस का इशू था और रूट कैनल किया था उन्होंने जब वो 15 साल के थे। फैमिली हिस्ट्री में फादर वॉज डायबिटिक। मैंने जब एक केस लिया तो टीएमजी के बारे में हम तो सब जानते ही है। टीएमजी जो है ये आर्टिकुलेशन की वजह से फॉर्म होता है मैंडिबल और टेम्पोरल बोन के। और सबसे बड़ी बात है कि जब इसके अंदर में डिस्फंक्शन होता है तो पेन और बोन की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उससे आपका चीविंग खराब हो जाता है, बात करने में भी दिक्कत आने लगती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी ना, तो मैं खुद उनका इंटरव्यू बहुत एंजॉय कर रही थी क्योंकि वो बोल कम रहे थे, हंस ज्यादा रहते, वेरी जॉली पर्सन। दर्द इतना हो रहा था लेकिन वो इतना इनोसेंट लाफ था, चीयरफुलनेस था, बबली टॉक था। एंड इतने तकलीफ के बाद में भी वो पेशेंट बेचारा ऑप्टिमिस्टिक था। देखो रेपर्टरी में एक रूब्रिक है, ऑप्टिमिस्टिक इन स्पाइट ऑफ वीकनेस, और उसके लिए केवल एक रेमेडी है। आप लोग उस रेमेडी का नाम बताएंगे मुझे? ऑप्टिमिस्टिक इन स्पाइट ऑफ पेन और वीकनेस। कौन सा रेमेडी है ये? ये केवल एक रेमेडी जो इस सिम्टम को कवर करता है और वो रेमेडी है फैल्कॉन पी। ये एक वर्ड रेमेडी है, लेकिन इस केस में ये पेशेंट को मैं फैल्कॉन पी जैसा बाकी का पिक्चर था नहीं, बाकी सिम्टम उनके उससे मैच नहीं हो रहे थे। लेग्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वर्ड रेमेडीज में लेग्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, लोअर बॉडी। तो फैल्कॉन पे डालने का प्रश्न ही नहीं था। एंड देयर वाज नो चेयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विद पेन, अदरवाइज आई माइट हैव थॉट इवन अबाउट प्लैटिनम, लेकिन वो भी नहीं था। सो व्हाट कुड बी द रेमेडी फॉर दिस जॉली बिहेवियर? कोई रेमेडी आपके ध्यान में आ रही है? ओपीएम। थैंक यू प्रियंका, एटलीस्ट आपने आंसर किया, थैंक यू सो मच। पर मैंने ये रेमेडी नहीं दी है इनको। सल्फर। सल्फर, वेरी गुड इनपुट। और कुछ सोच सकते हैं जो पेन को कवर करती हो रेमेडी? नक्सोमी का लिखा है प्रियंका ने। ओके प्रियंका, हम नक्सोमी का क्यों दे रहे हैं? कोई जस्टिफिकेशन इसका? मैंने आपको बताया ना, जब हम ट्रीट करते हैं हम इम्यूनिटी को ट्रीट करते हैं, हम सिर्फ पेन को ट्रीट नहीं करते। एक्सट्रीम पेन के लिए यूजुअली होम्योपैथी का जो ट्रायो है पेन का, उसमें कौन कौन सी रेमेडी है? डू यू नो द ट्रायो ऑफ पेन? एनीबडी? अनम्यूट मैं कर सकती हूँ क्या? कोई प्रियंका को अनम्यूट करेगा प्लीज? सब लोग इसको चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, मैडम चैट बॉक्स में पढ़ लेंगे। Okay. चैट बॉक्स Good evening, ma'am. Good evening, sir. अनम्यूट करना Because possible he's नहीं है। okay, Yes, sorry, please. sir. Because he's very optimistic and positiveness. That's why I said Nakswamika. ओके बट बेटा मैंने एक चीज कही कि वो बहुत जॉली पर्सन है और ये रेमेडी पेन को भी कवर करता है। ये ट्रायो में है पेन के, होम्योपैथी के नैश ट्रायो जो है पेन का, तो उसमें नक्सोमिका तो नहीं है। नक्सोमिका यूजुअली इज नॉट ए जॉली पर्सन।
और सोचो थोड़ा, हैप्पी चेयरफुल पर्सनालिटी, कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ. Like she's having nasal blockage. Like कॉफिया इज द करेक्ट आंसर. यस, ये रेमेडी कॉफिया है. मैंने इस पेशेंट को कॉफिया दिया है. बताती हूँ क्यों दिया है. It is an interesting thing about our biochemistry that love, sex, pain, and violence all stimulate the release of similar chemical and hormones. Endomorphins that a response to pain may create pleasure. देखो, जो पेन को रिस्पॉन्स देता है वो प्लेजर भी क्रिएट कर सकता है. सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो है रेमेडीज, ये भी स्ट्रेस के लिए यूजुअली हम यूज करते हैं. May be produced by stress. Serotonin and melatonin may be produced by stress and transform pain into pleasure. There is a complex relationship in the body between the perception of pleasurable and painful events. Coffea cruda's most peculiar aspect seems to match this interesting oddity. कॉफिया जो है ये दोनों चीजें कवर करता है, पेन भी और प्लेजर भी. इसलिए मैंने कॉफिया क्रूडा 200 में डाला. और ये जो रूब्रिक्स है ये मैंने इस केस में कवर किए थे. एलिमेंट्स फ्रॉम लाफिंग एक्सेसिव अनहैप्पीनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव जॉय, blissful feeling, cheerful personality alternating with sadness, mind delusion, beautiful landscapes of eccentricity, fear of death, impressionable to pleasure, laughing, loquacity, sensitive to all external impression, but witty patient, humorous patient. एंड हाईलाइटिंग सिम्टम जो कॉफिया के इसमें थे ना, वो थे पेन इज इंटॉलरेबल. कॉफिया इज द मेन रेमेडी. सेकंड इज डिस्पेयर विद द पेन, फियर ऑफ डेथ फ्रॉम पेन, मोर्निंग फ्रॉम पेन, विद पेन, अनड्यूरेबल अनएंड्यूरेबल सेंसिटिवनेस टू पेन. किसी का माइक्रोफोन शुरू है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है. प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद करें. मैम आपका स्क्रीन ब्लर्ड है. बेटा पर मेरा तो चालू है, नेटवर्क भी क्लियर है. एक बार स्टॉप शेयरिंग करके वापस करके देखती हूँ. ओके, आई थिंक दैट विल हेल्प. अभी नो मैम, अभी सही है. अभी क्लियर है. विजिबल है. दिक्कत है, अपना स्क्रीन को देखिए. जो जिनको ब्लड दिखाई पड़ रहा है वो अपनी स्क्रीन को देखिए. क्वाइट विजिबल है. हाँ, मेरी अभी स्क्रीन तो एकदम क्लियर है सर. नहीं, अभी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर. एकदम क्लियर है जी. कई बार क्या होता है, किसी का खुद का नेटवर्क अगर लो बैंड के साथ हो ना तो उनका स्क्रीन ब्लर हो जाता है. चलिए वापिस आते कॉफिया की तरफ में. ये जो हाईलाइटिंग सिम्टम है मैंने अभी अभी आपको बताया. There is an overreaction in coffea and oversensitiveness of those processes which provoke the hormones relating to pleasure. It is as if the person cannot bear the idea of pain and must transform it into pleasure as quickly as possible. अगर आपको ध्यान हो तो केस टेकिंग में पेशेंट ने कहा था कि मैं अपने वाइफ से कहता हूँ जैसे ही मेरा ये पेन खत्म हो जाएगा ना, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान फिर से बन जाऊंगा, क्योंकि वो उस पेन को तुरंत प्लेजर में कन्वर्ट करना चाहता है. ये कॉफिया का टिपिकल सिम्टम है. द सेंसिटिविटी टू प्लेजर एंड द सेंसिटिविटी टू पेन आर ऑन एन एक्सिस ऑफ दिस रेमेडी, टू एंड्स ऑफ वन प्रॉब्लम. अब देखिए कॉफिया क्रूडा 200 के बाद 15 दिन बाद पेशेंट का कहना था कि मेरा जो पेन है वो तो बहुत सीवियर हुआ डॉक्टर. इनफैक्ट अभी खाने में इतनी डिफिकल्टी बढ़ गई है, आपकी दवाई की वजह से सिर में और दांत में दर्द बढ़ गया है और मैं ना बहुत पैनिक हो गया हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं होम्योपैथी ले रहा हूँ. मैंने कहा कि भैया थोड़ा सा इंतजार करें, पेन जरूर थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको आराम आएगा. फिर ये पेशेंट मेरे पास में, इसको देखिए अभी आप. नमस्ते. अपन 23 अगस्त को मिले थे जी. उस समय आप किस चीज के लिए मेरे पास आए थे? मुझे TMJ का प्रॉब्लम था. हाँ, ये फॉलो 1 मंथ के बाद का है. उस समय मैंने जस्ट प्लासिबो दे के पेशेंट को लौटा दिया 15 दिन में. मुझे खाना खाते समय काफी दर्द होता था, एक्सट्रीम दर्द होता था जी. तो मैं 23 तारीख को आपके पास आया जी. आपने मुझे दवाई दी. उसके बाद 1 महीने में मुझे करीब 70% से ऊपर फर्क पड़ गया है.
अभी आप अब खाना कभी- खा पा रहे हैं? अभी आराम से खाना खा पा रहा हूँ। इसके पहले आपने एलोपैथी लिए होंगे ना भैया इसके लिए? हाँ, एलोपैथी ली मैंने, यहाँ पे इंजेक्शंस भी लगवाए थे गाल के अंदर। स्टेरॉइड के? हाँ, स्टेरॉइड्स, या मुझे मालूम नहीं जी। कैसे थे। ओके, पर उससे जी। क्या फर्क पड़ा था अपने को? उससे महीना 2 महीना ठीक रहा। हाँ। उसके बाद फिर से दर्द उठ गया। उन्होंने मुझे बोला था कि सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहो, अच्छा, कोई भी सॉलिड चीज नहीं खाना। जिंदगी भर? नहीं, कम से कम 6 महीना टोटल लिक्विड डाइट पे। ठीक है। मतलब जो 6 महीने का बच्चा रहता है वैसे रहो। तो हमने आपको कोई डाइट के कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, दिया? आपने तो सब चीजें खाने को बोले और उसके बाद काफी फर्क पड़ गया। मतलब मैं आराम से कुछ भी खा लेता हूँ। अच्छा, और जो महीने में एक बार सिर दर्द आ रहा था वो कैसा है वो अभी? भी नहीं है, अभी तो कोई बीमारी है उसके बाद, आपकी दवाई के बाद अभी कोई है ना पेट दर्द ये वो कुछ भी कुछ नहीं, भी नहीं है। कोई तकलीफ। और वो जो अपने को एक ब्रोंकाइटिस का 6 महीने पहले प्रॉब्लम आया था, हाँ, वो भी उसके अभी बाद तो कुछ भी नहीं है। थायराइडाइटिस आया था, अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली नॉर्मल है हर एब्सोल्युटली जगह। नॉर्मल। मतलब 6 महीने मुझे यहाँ से यहाँ तक काफी प्रॉब्लम रही हर जी। चीज की। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो एक महीने में होम्योपैथी दवाई से कितना % फर्क पड़ा? 70% से ऊपर फर्क पड़ा है। जी, चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। फॉलो अप आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद में वो अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आया एज ए न्यू पेशेंट। और वाइफ ने आते ही मुझसे कहा कि आपने इनको क्या दिया, ये एकदम बदल गए हैं, इनका सारा पेन ही गायब हो गया। हम इतनी जगह गए और ट्रीटमेंट किया, लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं आया, और होम्योपैथी ने कैसे ठीक कर दिया? क्योंकि आमतौर पे लोगों में ये धारणा होती है कि होम्योपैथी को ट्रीट करने के लिए बहुत समय लगता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थेरेपी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अब तब भी मैंने उनको प्लासिबो दिया, रवाना किया। अब देखिए फॉलो अप आफ्टर 3 मंथ्स, पहली बार डोज दिया, उसके बाद सिर्फ प्लासिबो ही चल रहा है। भैया अभी अपने को दवाई शुरू करके लगभग ना अपन ने अगस्त में शुरू किया था, जी। तो अभी तो नवंबर चल रहा है, तो एक 3-4 महीने तो हो ही गए। हाँ। अभी पेन कैसा है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है? कुछ भूल भी तो नहीं नहीं। किया आप पेन को? भूल ही गया, ये समझ लीजिए। अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरे बाकी जो सिम्टम थे, कभी कभी हेडेक, ब्रोंकाइटिस, हेडेक मुझे ये समझ लो 4 महीने में सिर्फ एक बार अभी लास्ट संडे आया। उसकी वो वजह? वो भी शायद मैं मैच देख रहा था, वो टेंशन वगैरह के कारण आया। अच्छा, तो मैच ना देखिए। हाँ। कल के बाद नहीं आया टेंशन? कल इंडिया तो हार देखा ही गई नहीं, तो देखा ही नहीं मैच। वर्ल्ड कप में जब इंडिया हार गई थी तब उनको हेडेक एक बार आया था, तब भी मैंने कुछ नहीं दिया। अभी फॉलो अप देखिए 4 मंथ्स की। अभी अपन को ट्रीटमेंट शुरू करके लगभग आपका शुरू किया था 23 अगस्त को, है ना? जी। अभी दिसंबर चल रहा है, तो आप अभी बनारस भी जाके 15 दिन घूम के आए? बहुत आराम से घूम तो के गिरनार आया, भी गए थे, कहीं कोई गिरनार। प्रॉब्लम नहीं जट्टू भी आया। किया था हमने। अच्छा, तो कोई तकलीफ नहीं है? कोई हमें? तकलीफ नहीं, ये इतनी ठंडी बहुत में भी सही कहीं पे भी बाबा। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कान का दर्द है वो? कुछ भी नहीं, जो सिर में हाँ, आता तुम था, कान perfect में हो। आता था, यहाँ आता था, कहीं कोई दर्द नहीं है। महीने में एक जल्दी बार? ठीक हुआ, बहुत जल्दी ठीक हुआ। और महीने में एक बार वाला जो हेडेक था वो भी नहीं आता, अब सिर दर्द नहीं होता है। मैच नहीं बिल्कुल देख रहे भी अभी? नहीं। हाँ, मैच नहीं देख मैच रहे? बिल्कुल अच्छा, नहीं भी देख रहा है, हमने देख लिया। मैच नहीं कैसे? देखता हूँ मैं। चलो बढ़िया। आज भी नहीं देखता हूँ। चलो, यानी अभी आप 23 अगस्त से लेके आज तक के अगर हम काउंट करें परसेंटेज वाइज, तो कितना परसेंट अभी है? तो पूरा ही हो गया मुझे। 100% समझो। 2 महीने से तो कोई 100% प्रॉब्लम perfect नहीं हो आया, चलो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। चलो गुड, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन बहुत जल्दी ठीक हो दीदी। आपने ठीक किया, नहीं तो मुझे तो साल से घूम रहे थे, कोई ठीक ही नहीं हुआ, यहाँ जाकर ठीक हुआ इनका, बहुत जल्दी ठीक हो गया। गॉड ब्लेस। ऐसा है हमारा होम्योपैथी, फटाफट रिजल्ट देता है, लेकिन लोगों में फिर भी गलत धारणा है कि हम धीरे धीरे काम करते हैं। होम्योपैथी इज नॉट अ स्लो और लॉन्ग टर्म थेरेपी. If appropriate medicine selected from knowledge of Matra Medica, proper rubrics from repertory, and the strategy of repeating doses from organon. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ organon को पढ़ना बहुत जरूरी है. कुछ अफोरिज्म से organon के एटलीस्ट उतने जरूर पढ़िए, आपके बहुत काम आएंगे. Do not forget to read the below aphorism. Mode of employing remedies in chronic diseases. ये किस अफोरिज्म में मेंशन है? आप में से कोई बता पाएगा? ये रिपीटेशन ऑफ डोज का नॉलेज, हाउ टू वाइब्रेशन और आपकी मेडिसिन का वाइब्रेशन परफेक्ट मैच होता है, फिर आप पोटेंसी चेंज नहीं करते हैं, तब आप किस वे में उसको डाल सकते हैं, क्या उसको एक्वा में दे सकते हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है. और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये समझे कि ऑर्गेनल में आपको पढ़ने कौन से अफोरिज्म है. ऑर्गेनल में बहुत सारे अफोरिज्म है, पूरा ही पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट 246, 247, 248, 251 और 258
ये 5 अफोरिज्म आप बिना भूले पढ़िए, इसके अंदर में आपकी पूरी प्रैक्टिस का सार आपको समझ जाएगा। हाउ टू रिपीट द मेडिसिन एंड हाउ टू गेट मिरेकुलस रिजल्ट्स इन जस्ट फ्यू मंथ्स और इन जस्ट फ्यू डेज यू विल गेट टू नो फ्रॉम ऑर्गेनन। अब एक आखिरी केस देखते हैं आज का, अ क्रॉनिक केस ऑफ इम्बैलेंस्ड वॉक। मैंने आपको बताया था कि एक बच्ची मेरे पास आई, चल नहीं सकती थी, प्रॉपर बैलेंस नहीं कर सकती थी, इनआर्टिकुलेट स्पीच था, बोलना तो आता ही नहीं था, सारे के सारे माइलस्टोन डिले थे। पैदा हुई थी तब एंडोक्राइनल क्राइसिस था क्योंकि मदर डायबिटिक थी और बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया के साथ पैदा हुई थी। और इस बच्ची को जब मेरे पास आई तब ऑलरेडी बड़ी हो गई थी काफी, फिर भी होम्योपैथी ने 4 महीने में देखिए उसके पैर भी वापस लाए और उसकी जबान भी वापस लाए। एंजॉय द केस। एक 2.8 इयर्स की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ आई, बहुत सारे कंप्लेंट्स जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की उसके लिए। उसके अलावा उसकी मेन कंप्लेंट थी कि उसके एडेनॉइड बढ़ गए हैं, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, नेजल सेप्टम डेविएटेड है, रात में मुंह खोल के सोती है, सांस नहीं ले पाती है और नींद में कई बार दचक के उठते क्योंकि नाक चौक है, ब्रीदिंग डिफिकल्ट है। एंड हर मदर वाज लिटरली फेड अप ड्यू टू हर कांस्टेंट रनिंग नोज। सर्दी का टेंडेंसी बार बार का है, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन है, स्नोरिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बच्चे में। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कैल्केरिया कार्ब की बात कर रही है, अमोनियम कार्ब की बात कर रही है, या दोनों में का मिला जुला कोई रेमेडी की बात कर रही है, लेकिन मैंने कुछ और ही दिया। Mother had diabetes and hypothyroidism during pregnancy. Baby was ventilated soon after birth as diagnosed with congenital heart disease, neonatal seizure, hypoxia and hypoglycemia. 4 बड़ी बड़ी डिसऑर्डर के साथ बच्ची आई, डायबिटिक मदर की बच्ची हाइपोग्लाइसेमिया के साथ आई। All milestones were delayed. Walking is still a difficult task. Sweating बहुत ज्यादा हो रहा था, पैर वीक थे, कॉन्स्टिपेशन था, हमलिंग इन द स्पीच था। अब दिमाग में आ गया सिलिशिया, कैल्केरिया कार्ब अमोनियम कार्ब के ऊपर चले तो ये जो पिक्चर बता रहा है वो सिलिशिया का आ रहा है। सिलिशिया देंगे क्या? ये बच्ची का ट्रीटमेंट है उसके बर्थ के वक्त का, जिसमें सब कुछ मेंशन है कि क्या क्या डिसऑर्डर था उसको। और ये उसकी 2D इको का रिपोर्ट है जिसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मेंशन। और ये बच्ची मेरे पास में आई 3 नवंबर 2022 को, 2 साल 8 महीने की थी। मैंने उसकी मदर को रिक्वेस्ट किया कि आपके पास उसका कोई वीडियो होगा तो भेजिए। वीडियो तो भेजा ही भेजा, आजकल वीडियो भी ऐसे भेजते पेशेंट डॉक्टर को जैसे रील बना के भेजा है। देखिए म्यूजिक डाल के वीडियो भेजा है। तो ये बच्ची का पिक्चर था जो वीडियो मैंने उनसे मांगा था। एक और वीडियो उन्होंने शेयर किया था। 3, 4, 5, 6 चलना बहुत डिफिकल्ट था बच्ची के लिए। अब ये केस में मुझे बताइए कि अगर मुझे मेडिसिन शुरू करना है और मैं बीमारी जड़ से मिटाना चाहती हूँ, जल्दी भी रिजल्ट देना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले किस चीज पर काम करना पड़ेगा? बच्ची के माइजम पे। और इस केस में माइजम क्या है उसका? सोरा साइकोसिस। मैंने इस केस में मेडोरिनम टेनियम का एक सिंगल डोज बच्चे को दिया। क्यों दिया? क्योंकि मदर हैड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दिस चाइल्ड ग्रो विद दैट डिसीजेस आर नॉट ओनली कॉज्ड बाय माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया से या वायरसेस से या फंगस से सिर्फ डिजीजेस होते हैं। ये जो रॉन्ग बिलीफ है एलोपैथी में, होम्योपैथी में हम ऐसे रॉन्ग बिलीफ पकड़ के नहीं जाते। व्हेन बोर्न हर वाइटल एनर्जी कैरिड दिस इम्प्रिंट, क्योंकि मदर को थायराइड का इशू था, डायबिटीज का इशू था, एंड व्हेन द चाइल्ड बोर्न हर वाइटल एनर्जी कॉज दिस एन इम्प्रिंट टू हर एनर्जेटिक फील्ड। अपने माँ से अपने एनर्जी में, अपने वाइटल एनर्जी में वो इस डिसऑर्डर को लेके आई। इसे कहते हैं इपीजेनेटिक डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको जेनेटिकल चेंजेस नहीं मिलते, जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं मिलता, मगर आपको फिनोटाइप में चेंजेस मिलता है। और यहाँ पे नोजोड सबसे अच्छा काम करते हैं। दूसरा है she failed in attending milestones as per appropriate age.
As parents have obesity, she too landed in obesity. As vitality is under some molecular imprint and its toxins, her energy has some load, which in turn must have disturbed the physiological secretion of the body, and she landed in hypoglycemia. Endocrine was the first layer in this case, and even in according to importance of health, सबसे पहले जहां पे भी आपको एंडोक्राइनोलॉजी डिस्टर्ब दिखती है, आप उसको सबसे पहले ट्रीट करो. आपको कोई और दवाइयां डालने की जरूरत नहीं, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा. सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी को डील करो. और टेनियम क्यों डाला मैंने इस केस में? सीधा टेनियम डाला क्योंकि जब भी कोई आप नोजोड प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए केस ओपनर, हाई पोटेंसी यूज करते हैं. हाई पोटेंसी इज यूज्ड एज नोजोड has pathogenetic origin. It helps to remove the pressure on the immunity, and a homeopath can get the real picture hidden behind the surface symptom. Everything in this world, plant, animal or mineral, जितने भी चीजें हैं इस संसार में, सबका कुछ कुछ अपना इंडिविजुअल इसेंस है. और ये सारे इसेंस जब हमारे अंदर में मिक्स होते हैं, तब हमको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है. आप जानते हैं हमारा शरीर पंचतंत्र से बना है, तो संसार में जितनी भी चीजें हैं आपके और मेरे सबके शरीर में वो मौजूद है. जब इस यूनिकनेस में से कुछ कम हो जाता है, तब जाकर के हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर चीज के सिम्टम दिखाते हैं. जैसे कैल्शियम कम होता है तो बच्चा मिट्टी खाता है, बेरियम कम होता है तो फ्रीक्वेंट टॉन्सिलाइटिस की ट्रबल होती है. ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में कहाँ क्या कम हो रहा है उसका बॉडी सिम्टम देती है, और उस यूनिकनेस का डिस्टर्बेंस आपको इंडिकेट करता है कि दिस इज द करेक्ट टाइम टू ट्रीट द वाइटल एनर्जी. इसलिए मैंने ये केस में टेनम यूज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नोजोड को एज ए केस ओपनर रेमेडी के तौर पे यूज किया. जब हम नोजोड इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यूज करते हैं, तब हम उसको लो पोटेंसी में यूज करते हैं. अब 1 महीने के बाद में देखिए मेडोरिनम टेनम के बाद. वर्धा तो ये भी नहीं बोला सुबह सुबह. बैलेंस पहले से बेटर है. एकदम से जो बार बार गिर रही थी, गिर नहीं रही है. हाँ, ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे से चल रही है. डेफिनेटली अभी भी इम्बैलेंस है, डर है. अब मैंने इसको यहाँ पे कैल्केरिया कार्बोनेम दिया. क्यों दिया कैल्केरिया कार्बोनेम? क्योंकि उसका बेसिक जो रेमेडी था वो कैल्केरिया कार्बी था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. मेडोरिनम मैंने सिर्फ केस ओपनिंग के लिए दिया था, सो दैट मैं इम्यूनिटी के ऊपर जो इम्प्रिंट था मदर से जो मिला था उसको हटा दूं, और उसके बाद में उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी डालूं. आप जब कोई पौधा लगाते तो अपनी जमीन साफ करते हैं ना, तो बस वही हम जमीन जो साफ करते हैं वो काम हमारे लिए नोजोड करते हैं. और जब नोजोड से क्लीन करते हैं आप इम्यूनिटी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी डालते हैं, उसके रिजल्ट देखिए आप. आ जाओ जाओ जाओ. 2 महीने बाद करोगे फर्स्ट दिन से. सामने देखो, सामने बेटा, सामने. हाँ हाँ, सामने देखो, सामने. कम बेबी, कम कम बेबी. हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ. मक्खी मक्खी आई, मक्खी आई. तो पैरों में ताकत आ गई, उसका स्पीड बढ़ गया, बट अभी भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है. कहीं तो भी थोड़ा सा लिंपिंग गेट है, प्रॉपर चल नहीं पा रही है, मगर पहले से बेटर है. अब ये देखिए मेडिसिन के 3 मंथ्स के बाद में. धीरे धीरे. बच्चे जब कोई नई चीज सीखते हैं तो उसको बहुत हाँ हाँ, एंजॉय चलो चलो चलो. कि बच्चे एंजॉय आ कर जाओ, रही है आ अपने जाओ, चलने की. आ जाओ जाओ. अब ये देखिए मेडिसिन के 3.5 महीने के बाद का. कम बेबी, कम. अभी तक केवल 2 ही रेमेडी डाला है मैंने, मेडोरिनम टेनम, कम बेबी, कम. कैल्केरिया कार्बोनेम इसको भी वापस लाने में मदद की है. अब देखिए आफ्टर 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कंसल्टेशन, इसमें स्पीच को भी सुनिए.
जो बोल नहीं पाती थी, स्पीच इनआर्टिकुलेट था, इसमें वो गाना गा रही है प्रॉपरली। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, हमारे पास ओनली बच्चे हैं। देख देख के चल। ये तो बात ही भजन मंडली की क्या जरूरत वो हिंदी का एक भजन गा रही है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। इसके बाद में ये अभी भी कोई मेडिसिन नहीं चेंज किया है, मैं सिर्फ उसके एक्यूट कवर कर देती हूँ उसको जब जरूरत पड़ती है सर्दी खांसी वगैरह की। और ये जस्ट 8 मंथ्स के बाद का वीडियो मैंने घर से उसके मांगा था, तो मदर ने भेजा। मैम हमारे पास ओनली 2 मिनट्स लास्ट के बचे हुए हैं। ये है हमारे होम्योपैथी के रिजल्ट। तो अब भी अगर लोग कहते कि होम्योपैथी स्लोपैथी है, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि उनको होम्योपैथी का अवेयरनेस नहीं, और उनसे कई ज्यादा हमारी गलती है, क्योंकि हम प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते, इसलिए लोगों में ये चीजें आती है। और एक बहुत बड़ा ट्रूथ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कई सारे पेशेंट आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर आपसे मिलने के पहले ना मैंने 4 साल 5 साल फलाने डॉक्टर का होम्योपैथी खाया, रिजल्ट नहीं आया। तो जब मैं पूछती हूँ कि आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने क्या बताया, तो वो बोलते कि डॉक्टर ने बोला ये होम्योपैथी है ना, धीरे धीरे काम करता है, आपको हमारे साथ 1-1.5 साल 2 साल तो चलना ही पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट देगा। अगर आप पेशेंट के दिमाग में पहले से ये चीज डालेंगे, तो पहले तो आपकी पैथी का इंप्रेशन गलत गया, आपका भी गलत गया, और दूसरा ये आपकी खुद की डॉक्टर नॉलेज। कविता जी, जी डॉक्टर कविता जी, अब टाइम नहीं है हम लोग के पास। जी जी हो गया सर, मेरा भी हो गया है, थैंक यू, मैं उसको थैंक यू वेरी मच। कंक्लूजन ही कर रही हूँ। दीपमाला जी, आप जी, वोट ऑफ थैंक्स देके कंक्लूड thank you कीजिए। so much for your patience listening and thank you so much for the interaction। जिन लोगों ने भी मेरे सेशन के बीच में आंसर दिए, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं और आइडिया एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों का ही नॉलेज बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आप ऐसे ही फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी हम मंच में डॉक्टर मनोज को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Kavita, and all those participants in this session, especially Mridul Kumar Sahani sir. So good morning.